हेलो एवरीवन। आज से हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बीएससी के स्टूडेंट हैं, फिर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक का सभी पोर्शन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझेंगे। उसके बाद जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। तो आप मुझे 9758247037 मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें व्हाट्सअप कर या मैसेज कर दीजिए। आपको जब भी टाइम लगेगा तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आप सभी को पता होगा, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहले देखो, थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया लेना जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि पहले क्या होता है, इधर रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट है सपोज करो। तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने इनकी बीच में जो कहानी होती है, कैसे सबस्ट्रेट पर अटैक करता है रिएजेंट, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कौन सी छोटी सी स्पेसीज बनती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी यहाँ पर कहानी पढ़नी पड़ती है मैकेनिज्म में। और आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको ये जो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वाला यूनिट अच्छे से समझ में आता है तो आप लोगों को जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म या रिएक्शंस होती हैं वो भी इजीली समझ में आती हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर को पढ़े बिना आप लोग वहाँ पर जंप मारते हो तो फिर समझ में नहीं आना है। ठीक है, तभी फिर बच्चों को क्या कर ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो हार्ड लगती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है पता है, जिस पर अटैक होता है। ठीक है, और एजेंट क्या होता है, जो अटैक करता है। वन बाय वन डिस्कस करने वाले, अभी थोड़ा सा यहाँ पर फटाफट करते हैं। उसके बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ये सबको पता रहता है। अब हमको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो मैकेनिज्म में क्या सीखना पड़ता है, एरो नोटेशन। ये भी बहुत लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ कि बच्चों को इसको पता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें जो पहला जो एरो होता है कर्व्ड एरो। ये एरो क्या दिखाता है आपको, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है टेल, ये होता है हेड। ठीक है, जहाँ को इसका हेड जाता है वहाँ को इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ इसका टेल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन जो है इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्योंकि वीक होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेरिजन टू कार्बन। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उसकी तरफ क्या होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग कौन से एरो से लगाएंगे, कर्व्ड एरो से उसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से यहाँ कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ इस कार्बन की तरफ टेल है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ इसका हेड है, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, इतना समझो। और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, दे कौन रहा है, कार्बन देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। सेम HCl का केस भी आप लोगों को पहले से पता होगा। Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होती है तो बॉन्ड कहाँ को ब्रेक होगा, Cl की तरफ ब्रेक होगा, तो इस पर प्लस आएगा। ठीक है, जो टेल होता है, टेल साइड प्लस आता है, और जहाँ हेड जाता है वहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, आयन से बन जाते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बियन, इस टाइप के। ठीक है, तो ये है कर्व्ड एरो जो आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा एरो है हमारे पास है वो है फिश हुक एरो। फिश हुक इसलिए बोला क्योंकि मछली पकड़ने वाला एरो होता है। ठीक है, मछली ऐसे ही पकड़ सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये क्या बताता है, इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर आप ऊपर की बात देखोगे तो ऊपर क्या हो रहा है, दो के दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव कर गए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ मूव कर गए। ठीक है, क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गए। जबकि आपको फिश हुक एरो ये बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा कि ये फिश हुक एरो तभी काम, मतलब मोस्टली आप तभी देखोगे इसको केमिस्ट्री के अंदर, जब दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है उनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस बहुत ही कम है, यहाँ जीरो है। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों एटम सेम है। देखो यहाँ भी देख सकते हो सेम है। तो जब इस बॉन्ड का ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिश हुक एरो लगाना पड़ेगा। होता क्या है देखो, क्लोरीन और हाइड्रोजन में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच देता है क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन की कंपेयर में। पर यहाँ पर दोनों के दोनों भाई है, जुड़वा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं खींचेगा क्योंकि एक जैसे है ना। तो उसमें क्या होगा कि ये फिर आपस में डिस्कस करेंगे कि ये कहेंगे भाई या हाँ ऐसा करते हैं क्योंकि दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को बांट लेते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, और एरो देखो आधा एरो लगा रखा है मैंने, हाफ एरो लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे इससे क्या होगा
कि इस हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और इस हाइड्रोजन पर भी एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। जब कोई स्पीसीज या कोई एटम जिस पर एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फिशुक एरो जहाँ भी लगेगा आप देखोगे वहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो सेम यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों एक ही जैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, आधा एरो लगाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को जाएगा, तो फिर से फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टेट एरो, ये तो सबको पता रहता है, यहाँ रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर जो उनके बीच में लगता है उसको बोलते हैं स्टेट एरो। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डबल हेडेड एरो। आपने देखा होगा जब रेजोनेंस बनता है ना, सपोज दैट मैं बेंजीन का रेजोनेंस बनाता हूँ, एक बार एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ को मूव कर देता हूँ। ठीक है, एक कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो जहाँ पर अब क्योंकि रेजोनेंस बना रहा हूँ तो यहाँ पर कौन सा एरो लगेगा, यहाँ पर डबल हेडेड, मतलब इस साइड भी इसका हेड होगा, इस साइड भी हेड होगा, टेल नहीं होगा। ठीक है, वो लगता है जब हम लोग रेजोनेंस बनाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में लगता है। तो देखो इधर पर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ को जा रहे हैं तो इसका हेड है यहाँ पर, तो नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये क्या है, डबल हेड वाला एरो है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस वाला एरो। ठीक है, तो आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। तो देखो ये चीज़ तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोगों को आता भी होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इसमें क्या समझना है, यही जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो पूरे का पूरा इसी पर बेस है। ठीक है, कैसे बेस है, देखो यहाँ पर सपोज करो हमारे पास है रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट है, सपोज करो हमारे पास है ए है रिएक्टेंट। ठीक है, ए और बी है कोई, ये रिएक्टेंट है, इनने बना दिया सी और डी, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये रिएक्टेंट है दोनों। अब इसके अंदर भी एक सबस्ट्रेट होता है जिस पर अटैक होता है, जिस पर अटैक होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, जो अटैक करता है उसको बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के लिए अटैक करेंगे एक दूसरे पर, ठीक है, या एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो बीच में एक छोटी सी एक स्पीसीज बनती है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, कहीं कहीं पर ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। ठीक है, इंटरमीडिएट। और जब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है और बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज होती है, ये तुरंत डिकम्पोज होकर क्या बना देगी, प्रोडक्ट बना देगी। ठीक है, तो हमको लगता क्या है, हमको किसी भी रिएक्शन को देख के लगता है भाई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट ने तुरंत प्रोडक्ट बना दिया, पर ऐसा होता नहीं है। जब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब इसको डीप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ए और बी के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये कुछ टाइम के लिए एक इंटरमीडिएट स्पीसीज, मतलब इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बन रही है, इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। ठीक है, जो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, हमको रिएजेंट की ज़रूरत है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि रिएजेंट क्या होता है। तो दो टाइप के रिएजेंट है, वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं पूरा हम लोग। अब यहाँ पर शॉर्ट में देख लो, एक बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट भी डिस्कस करने हैं हमको। जो मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा वो डिपेंड करता है रिएक्शन पर। ठीक है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, कार्बिन एनाइन होता है, नाइट्रीन बेंजाइन कार्बिन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ठीक है, इंटरमीडिएट के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन से पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले रिएजेंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होंगे, और हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिएजेंट।